अपने पिछले वीडियो में हमने मौखिक साक्ष्य के बारे में आपको समझाया था। आज का हमारा वीडियो दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में है। दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में भी दो प्रावधान हैं, दो तरह के। पहला है दस्तावेज की अंतर वस्तु के बारे में साक्ष्य, अर्थात दस्तावेज में किन तथ्यों का, किसी दस्तावेज में किन तथ्यों का वर्णन किया गया है उनके बारे में साक्ष्य, जो कि धाराओं 61 से 66 के बीच में है। जबकि दूसरा दस्तावेज की प्रामाणिकता के बारे में साक्ष्य, अर्थात कि दस्तावेज सत्य है, यथार्थ है, उसके बारे में वर्णन धारा 67 से लेकर 74 के बीच में किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग धारा 66 तक, 61 से 66 तक की बात करेंगे। पहला ये प्रश्न उठता है कि धारा 61 कहती है, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सबूत के बारे में वर्णन करती है और कहती है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को या तो प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है अथवा द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा जो है साबित किया जा सकता है। अर्थात दस्तावेजी साक्ष्य में दो प्रकार के साक्ष्य हो गए, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक साक्ष्य। तो दस्तावेजी साक्ष्य वास्तव में है क्या? दस्तावेजी साक्ष्य वह साक्ष्य हैं जो न्यायालय में दस्तावेजों को प्रस्तुत करके साबित किए जाते हैं तथ्य। अब प्रश्न है कि सबसे पहला प्रश्न यही है कि दस्तावेज है क्या? तो दस्तावेज के बारे में धारा 3 के परिभाषा खंड में वर्णन है। हम सामान्य रूप से कहते हैं कि जो लिखावट वाले तथ्य हैं, पुस्तकें हैं, इबारत है, अक्षरों के रूप में लिखे हुए शब्द हैं, वही दस्तावेज हैं। किंतु जिसे लिटरा स्क्रिप्टा कहते हैं, किंतु दस्तावेज मात्र इतने तक सीमित नहीं है। दस्तावेज के अंतर्गत जितनी भी इबारतें, लिखी हुई इबारतें हैं या कहीं पर भी उत्कीर्ण तथ्य हैं, चाहे वो शब्दों के रूप में हों या नक्शे हैं, मानचित्र हैं, कोई चित्र है, कोई उपहासांकन है, जो कार्टून बनाए जाते हैं, वो सभी तथ्य के जिसका दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाए जाने का कोई भी आशय है, वो सभी वस्तुएं दस्तावेज के अंतर्गत आती हैं। मात्र लिखी हुई इबारतें ही दस्तावेज के अंतर्गत शामिल नहीं है, बल्कि दस्तावेज का क्षेत्र बहुत बड़ा है। कहीं पर भी किसी मेटल पर, किसी पत्थर पर, कहीं पर भी जो लिखी चीज़ है वह भी दस्तावेज है। और साथ ही साथ जो कैसेट हैं, सीडियाँ हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है वो भी दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। अब जबकि धारा 61 कहती है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में या तो प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है, किंतु यह ध्यान में रखने योग्य है कि हमेशा साक्ष्य प्राथमिक ही दिया जाएगा। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को अगर साबित करना है तो साक्ष्य हमेशा प्राथमिक दिया जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही द्वितीयक साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है। सर्वप्रथम प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही वस्तुओं को किसी दस्तावेज को की अंतर्वस्तु को साबित कर सकते हैं। अब सवाल है कि फिर प्राथमिक साक्ष्य है क्या? तो प्राथमिक साक्ष्य के बारे में धारा 62 में वर्णन किया गया है कि प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के समक्ष प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज, यानी जो दस्तावेज मूल रूप में है, जो न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, वही प्राथमिक साक्ष्य है। दस्तावेज जो मूल रूप में है, मूल रूप में निष्पादित है, वही दस्तावेजी साक्ष्य है। अब स्पष्टीकरण के लिए रूप में देता है कि जहाँ कोई दस्तावेज मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया है, वहाँ मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। अर्थात कोई भी दस्तावेज है जो कई मूल प्रतियों में बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, या विक्रय की संविदा पत्र हैं, या अगर रजिस्ट्री पेपर कई होते हैं तो उनको कराने के लिए देखते हैं कि वो कई प्रतियों में बनाए जाते हैं और हर प्रति पर उन सभी पक्षकारों, जो उस संविदा के पक्षकार होते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं और उन गवाहों के भी सभी गवाहों के हस्ताक्षर भी रहते हैं और वो
तीन चार प्रतियों में बना लिए जाते हैं, उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो वही होता है कि दो जितने भी पक्षकार होते हैं उन सभी पक्षकारों के पास उस दस्तावेज का एक उस एग्रीमेंट का एक प्रमाण होना चाहिए और रजिस्ट्री ऑफिस में भी उसको एक रखा जाता है। दूसरा, अगर कभी कभी कोई व्यक्ति लोन इत्यादि पर लेके इस तरह से कोई भी कार्य करता है तो बैंक इत्यादि जो भी पक्षकार उसमें इन्वॉल्व होते हैं सबको एक एक प्रति रखनी होती है, इसलिए कई प्रतियां बनाई जाती हैं। तो कह रहा है कि अगर ये प्रतियां हैं तो वो सभी प्रतियां अपने आप में एक दूसरे के लिए मूल हैं और किसी भी अगर उनमें लिखे हुए तथ्य को कहीं भी साबित किया जाना है तो उसमें से कोई भी प्रति को मूल प्रति के किसी भी कॉपी को मूल के रूप में प्रस्तुत करके उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है। अब आगे कह रहा है कि जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध उसके निष्पादित किया गया प्राथमिक साक्ष्य है। अर्थात यह है कि जहां पर ऐसे प्रतियां हैं जो कई प्रतियों में निष्पादित हैं और उस पर अलग अलग पक्षकारों के हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी प्रत्येक प्रति में अलग अलग पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं, तो ऐसे सारे जो हस्ताक्षरित प्रतियां हैं किसी पक्षकार के, उस पक्षकार के विरुद्ध वह प्राथमिक साक्ष्य होगी। ये टेक्निकल थोड़ा सा है तो इसको ध्यान दीजिएगा कि यह हमेशा ध्यान रखिए कि जो पक्षकार उस पर हस्ताक्षर किया है वह उसके लिए प्राथमिक साक्ष्य होगा। और आगे चल के आपको पता ये चलेगा द्वितीयक साक्ष्य जब अभी आएंगे कि दूसरे पक्षकार के लिए वही द्वितीयक साक्ष्य हो जाएगा। जिसने हस्ताक्षर किया है हमेशा उसके लिए वह प्राथमिक साक्ष्य होता है, यह आप ध्यान रखिए। और दूसरा स्पष्टीकरण कह रहा है कि जहां अनेक दस्तावेज एक रूपता प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं, जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण और फोटो चित्रण में होता है, तो हर एक शेष उसकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु जहां वे सब की सामान्य मूल प्रतियां हैं वहां मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे स्पष्टीकरण में कह रहा है, पहले तो ये आप जान लीजिए कि हमेशा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अंक सूची प्राप्त होती है, विधि प्रथम वर्ष की अंक सूची प्राप्त हुई और वह अंक सूची 2 अंक सूचियाँ आपको प्रदान की है यूनिवर्सिटी ने, तो दोनों अंक सूचियाँ मूल है, दोनों अंक सूचियाँ मूल अंक सूचियाँ प्राथमिक साक्ष्य ही माने जाएंगी, क्योंकि आपको 2 अंक सूची प्रदान की जा रही है, वो कोई प्रति उसकी नहीं है। स्पष्टीकरण जो 2 कह रहा है कि यदि कोई दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, जैसे वो शिला मुद्रण या फोटो चित्रण के रूप में हो, तो हर एक की अंतर्वस्तु का वो प्राथमिक साक्ष्य है। जैसे मैं कहा कि एक ही तरह के कई प्रति निकाली गई, हम कह रहे फोटो आदमी खिंचवाता है तो फोटो की कभी 8 प्रति बनती है, 12 20 ऐसे एक साथ आदमी बनवा लेता है, तो वह फोटो प्रति, हर एक फोटो प्रति मूल साक्ष्य एक दूसरे के लिए। लेकिन जब उसी फोटो से कोई दूसरी फोटो आप जब बनवा लेते हैं तो वह फोटो उस फोटो की मूल प्रति नहीं मानी जाएगी, वह हमेशा द्वितीय प्रति मानी जाती है। आप प्रैक्टिकली कभी देखते होंगे कि एक बार में आदमी जाता कहता है भाई हमारे लिए 10 कॉपी फोटो की बना दीजिए, तो 10 कॉपी जब एक बार में आपसे उसने कैमरे से फोटो खींचा आपका और आपको 10 कॉपी बना के जो दी है वो 10 मूल प्रति मानी जाएंगी एक दूसरे के लिए। लेकिन अगर आपकी मान लीजिएगा अब आपके पास 9 उसमें से फ़ोटो ख़त्म हो गई है, अब आपको जल्दी में फ़ोटो खिंचाने का टाइम नहीं है, आपने एक फ़ोटो आपके पास है, आपने किसी को दिया और कहा कि आप हमारी इस फ़ोटो से एक फ़ोटो बना दीजिएगा, तो अब ये जो दूसरी फ़ोटो बनेगी, इन 10 कॉपी जो पहले मिली थी उसकी मूल साक्ष्य नहीं है, बल्कि वह द्वितीयक साक्ष्य हो जाएंगी। तो इसको आप साधारण से समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें बात नहीं है मूल साक्ष्य के रूप में। अब आते हैं कि द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है। द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है, तो द्वितीयक साक्ष्य के बारे में धारा 63 के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि वह कौन सी चीज़, जैसे मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूँ कि हमेशा साक्ष्य हमेशा प्राथमिक होना चाहिए, प्राथमिक स्तर जो मूल प्रति है उसी के द्वारा साबित किया जाना चाहिए तथ्य को, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी बताई गई हैं जो आगे आएंगी जिसमें द्वितीय प्रति का द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है, अन्यथा तथ्य हमेशा प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किए जाएंगे। धारा 63 कहती है कि द्वितीयक साक्ष्य अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो उसके अंतर्गत क्या आता है, ये तस्मिन पश्चात अंतरिक्ष उपबंधों के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियां,
कहते हैं कि कोई भी दस्तावेज की प्रमाणित जो प्रति होती है वह उसका द्वितीयक साक्ष्य होती है। कभी कभी आप देखते हैं कि सरकारी कार्यालयों में आप जाते हैं और आप उसका कोई दस्तावेज है उसकी प्रति प्राप्त करते हैं, तो वहाँ लिख के देता प्रमाणित प्रति की ये आपको मिल जाती है वह प्रमाणित प्रति। तो वह प्रमाणित प्रति अपने आप में मूल दस्तावेज नहीं है, वह बल्कि मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है। मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है। उदाहरण के लिए आपके अंक सूची है, अभी आपकी अंक सूची खो गई है, मिल नहीं रही है, जो भी कारण हो, और आप विश्वविद्यालय में कहते हैं कि आप हमारे पास नहीं है, तो उसकी एक प्रति आपको प्रमाणित प्रति अंक सूची की विश्वविद्यालय द्वारा आपको दिया जा सकता है कि ये आपकी अंक सूची है और ये आपके अंक हैं उसमें, वह प्रमाणित प्रति होगी, न कि वह मूल अंक सूची, क्योंकि यह मूल अंक सूची की प्रमाणित प्रति हमेशा द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मानी जाती है। दूसरा कहा है कि मूल के ऐसे आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार किया गया जिनकी शुद्धता जो है सुनिश्चित करती है बनाई गई प्रतियां और ऐसे प्रतियों से तुलना की गई प्रतियां। तो कह रहा है कि जैसे फोटोकॉपी है, किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी, तो आप मान के चलिए कि जो फोटोकॉपी है ये आंतरिक तरीके से निकाला गया है और यह यांत्रिक तरीके से निकाली गई है, उसमें अगर 10 की 10 कॉपी हो, 15 कॉपी, या जो भी 2 3 4 5 जितनी भी कॉपी या एक कॉपी निकालते हैं, तो जो एक कॉपी आप फोटोकॉपी करवाते हैं वह फोटोकॉपी उस मूल दस्तावेज जिससे आपने फोटोकॉपी कराई है उसका द्वितीयक प्रति होगी। क्या होगी? वह द्वितीयक प्रति होगी। लेकिन आपने एक, मान लीजिए आपके पास एक दस्तावेज है, एक अंक सूची है, आपने आवश्यकता है कि उस अंक सूची से आपने जो है एक फोटोकॉपी कराई, तो जो दूसरी फोटोकॉपी है यह पहली फोटोकॉपी की क्या होगी? द्वितीयक प्रति होगी। जरूरत पड़ने के अनुसार आपको 4 जगह उसका इस्तेमाल करना है, रखना है, तो आपने 4 फोटोकॉपी बनवा ली, तो ये चारों जो है वो आपस में मूल हो गई, क्योंकि चारों एक ही आंतरिक तरीके से निकाली गई। ये चारों का दर्जा बराबर है, लेकिन ये चारों में से कोई का दर्जा इस प्रथम के बराबर, मूल के बराबर नहीं होगा। इसलिए जो फोटोकॉपी प्रतियां बनाई गई हैं यांत्रिक प्रकृति से, जिसमें छेड़छाड़ करना मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है, वह द्वितीय प्रति मानी जाती है उस दस्तावेज की, मूल की। अब तीसरा कह रहा है कि मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां। कभी कभी क्या होता है कि यांत्रिक की जगह हाथ से भी मूल दस्तावेज की प्रतियां बनाई जाती थी। पहले जब यांत्रिक प्रवृत्ति नहीं होती थी तो अधिकतर लोगों को इसी प्रकार से जो है रिकॉर्ड से निकाल के उसके प्रतियां दी जाती थी और उसको हूबहू उन्हीं शब्दों में या उन्हीं चीज़ों के रूप में या नक्शों के रूप में प्रस्तुत करके उनको प्रमाणित कर दिया, तुलनात्मक रूप से देख लिया जाता कि ये सही है, तो वह भी उस मूल दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा। तीसरा कह रहा है कि उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख, जैसा हमने इसके पहले भी बताया है कि कोई पक्षकार हो सकते हैं उसमें, लेकिन उस पर हस्ताक्षर न किया हो। तो जो पक्षकार किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करता है उसके लिए वह द्वितीय प्रति हो जाती है, जबकि जिसने हस्ताक्षर किया है उसके लिए मूल प्रति हो जाती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने किसी को चेक बैंक में जमा करने के लिए दिया, वहाँ भजाने के लिए दिया, तो जो प्रथम व्यक्ति जिसने, क्योंकि जिसका चेक पर जिसने हस्ताक्षर किया होगा, जिसका बैंक अकाउंट होगा, वह उसके लिए तो वह चेक क्या हो गया? प्राथमिक साक्ष्य हो गया, क्योंकि उसका हस्ताक्षर है। लेकिन जो चेक लेके गया उसके लिए क्या हो जाएगा? वह द्वितीयक साक्ष्य हो जाएगा, क्योंकि उसका उस पर हस्ताक्षर नहीं है। इसी प्रकार से कई दस्तावेज होते हैं, कई 2 व्यक्ति हैं मिलकर दस्तावेज बनाते हैं और कहीं दूर दूर बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देकर साइन करके वो बनाना है, लेकिन पता लगा कि उन्होंने साइन नहीं किया, उसमें हस्ताक्षर नहीं किया किसी पक्षकार ने, तो वो जिस पक्षकार को उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं है उसके लिए वह द्वितीय प्रति हो जाएगी, और जिसका हस्ताक्षर जिस प्रति पर है उसके लिए वह प्राथमिक साक्ष्य हो जाएगा। और 5वां खंड कहता, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई दस्तावेज है जो किन्हीं कारणों से मिल नहीं पाता है या नष्ट हो चुका है, और कोई व्यक्ति ने उसको देखा है, उसको साक्षात देखा है, तो वह व्यक्ति भी न्यायालय में यह साक्ष्य दे सकता है कि उस दस्तावेज में क्या लिखा था या क्या दिखता था, तो यह उस दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य होगा। लेकिन यह साक्ष्य वही व्यक्ति दे सकता है, सिर्फ वही व्यक्ति वह साक्ष्य दे सकता है जो व्यक्ति ने उसका साक्षात्कार किया हो, अर्थात उसको देखा हो
और वैसा कि जैसा का जैसा उसने देखा वैसा वह वृत्तांत न्यायालय में दे सकता है, और इस प्रकार से वह वृत्तांत भी द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आएगा उस मूल दस्तावेज के। अब धारा 64, जैसे मैंने कहा कि धारा 64 जो है दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में साक्ष्य देने का नियम ही बना देती है। कहती है कि ये तस्मिन पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित की जाएंगी। अर्थात धारा ये तस्मिन पश्चात मतलब 64 धारा के बाद 65 धारा है, नंबर 65 है। 65 धारा में बताई गई बताए गए नियम के अलावा हमेशा प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही दस्तावेजों को साबित किया जा सकता है। मात्र धारा 65 की जो कुछ आपवादिक स्थितियां हैं उन्हीं आपवादिक स्थितियों में ही द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, अन्यथा प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही हमेशा दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है। तो हम 65 में उन अवस्थाओं का वर्णन है जिसके अंतर्गत दस्तावेजों को किस प्रकार से जो है द्वितीयक साक्ष्य कहाँ पर दिया जा सकता है, उन अवस्थाओं का वर्णन है। तो पहली अवस्था कहती है कि जबकि वह दर्शित कर दिया जाए कि जो विपक्षी पक्षकार है कि पक्षकार के किसी के कब्जे में है दस्तावेज, और तो वह उस स्थिति में जो है दूसरा साक्ष्य दिया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि यदि न्यायालय के आदेश यानी न्यायालय उसे प्रस्तुत करने के लिए आदेश देता है, लेकिन वह आदेश की सीमा के बाहर अगर साक्ष्य चला है जहां से न्यायालय के आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में मामले में भी द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। और तीसरा कहता है कि अगर कोई के पास वह साक्ष्य मूल प्रति है, मूल दस्तावेज है, और ऐसे व्यक्ति को धारा 66 के अंतर्गत सूचना दी गई है प्रस्तुत करने की, और वह प्रस्तुत करने के से अलग हो जाता है, प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तो ये 3 परिस्थितियां जो है 65 के क खंड के अंतर्गत बताई हैं। पहला वो है कि उसी मुकदमे के किसी पक्षकार के पास वह दस्तावेज है और वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो दूसरे पक्षकार जिसको आवश्यकता है साक्ष्य देने की, निश्चित रूप से उसकी मजबूरी है कि वह प्राथमिक साक्ष्य तो दे नहीं पाएगा, तो हमेशा द्वितीयक साक्ष्य से ही काम चलाएगा, और ऐसी स्थिति में वह द्वितीयक साक्ष्य दे सकता है। और दूसरा कह रहा है कि ऐसी स्थिति है कि वह मूल दस्तावेज न्यायालय के आदेश क्षेत्र से बाहर चला जाए। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ कोई कभी दस्तावेज कोई विदेश लेके भाग जाता है, कई दस्तावेजें ऐसी होती हैं जो दूसरे देश में चली जाती हैं या ऐसे जगहों पर चली जाती हैं जहाँ हमारे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर चली जाती हैं, उनके आदेशों से वह प्रस्तुत होना न्यायालय में संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में भी अब न्यायालय में प्रस्तुत ही न्यायालय के आदेशिका वहाँ काम नहीं करेगी, तो वह मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में पक्षकार जो उस मूल दस्तावेज के अंतर्वस्तु को साबित करना चाहता है, तो वह उस दस्तावेज के द्वितीय साक्ष्य को दे सकता है। और तीसरा कह रहा है कि किसी पक्षकार के पास कि कोई व्यक्ति है जो उसको आबद्ध है प्रस्तुत करने के लिए। कहीं होता है न्यायालय उसको कभी सरकारी दस्तावेज होते हैं और न्यायालय उनको आदेश भी देता है, वो आबद्ध है उसको लाने के लिए न्यायालय में, लेकिन वह लाते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न होती है, तो दूसरे पक्षकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा ही अंतर्वस्तु को प्रस्तुत करने का करेगा। दूसरी स्थिति अवस्था धारा 65 ख में बताई गई है, जहाँ पर द्वितीयक साक्ष्य मान्य है देने के लिए। वो कह रहा है कि जबकि मूल के अस्तित्व दशा अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति या उसके साबित किया जाता है या उसके हित प्रतिनिधि जो है स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात मूल दस्तावेज नहीं है, लेकिन मूल दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है, इस बात से जो दूसरा विपक्षी पक्षकार है या उसके हित प्रतिनिधि हैं वो मान लेते हैं कि हाँ ऐसी बात है, जैसे हमने द्वितीयक साक्ष्य दिया और उन्होंने कहा कि हाँ हमने इसको जो है स्वीकार करते हैं कि आपने जो साक्ष्य दिया है यही बात मूल में भी लिखा हुआ है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आप जान लीजिए, आप यह हमेशा जान लीजिए कि इसके लिए लिखित रूप से देना आवश्यक है। दूसरे पक्षकार और उसके जो हित प्रतिनिधि हैं यह बात लिखित रूप से न्यायालय में देंगे कि हमें ऐसे द्वितीयक साक्ष्य से कोई आपत्ति नहीं है, जो बात इसमें लिखी हुई है यही प्राथमिक साक्ष्य में है, मूल प्रति में है, हमें कोई
आपत्ति नहीं है। और यह भी है कि अगर जो भी अगर इस मामले में आपत्ति करना है तो बाद में अपील के प्रकरण पर आप बात, पहले तो आपने आपत्ति नहीं की इस तरह के द्वितीयक साक्ष्य की, लेकिन बाद में आप इसकी आपत्ति भी इस तरह के द्वितीयक साक्ष्यों का नहीं कर पाते हैं, यह अपीलों में मान्य नहीं होता है। अब आगे कह रहा है कि जो ग खंड है, कहता है कि जबकि मूल नष्ट हो गया हो या उसकी अंतर ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि उसे उपयुक्त समय में पेश ही नहीं किया जा सकता। तो कह रहे हैं कि या तो दस्तावेज, जो मूल दस्तावेज है जिसका साक्ष्य की वहाँ ज़रूरत है, वह नष्ट हो चुका है और अब उसे प्रस्तुत करना ही संभव नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उस मूल दस्तावेज की जगह द्वितीयक साक्ष्य को न्यायालय स्वीकार करेगा। तीसरा, अगली जो है द्वितीयक साक्ष्य जहाँ देने की परिस्थिति आता है, जो कह रहा है कि जबकि मूल की जो प्रकृति है, यानी जो मूल दस्तावेज है उसकी ऐसी प्रकृति है जिसको हैंडलिंग करना बहुत मुश्किल है, उसके स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कभी उनकी साक्ष्य की जरूरत पड़ जाए, सुपर कंप्यूटर हैं जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह से स्थानांतरित ही नहीं किया जा सकता, या कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसको दूसरी जगह लाया जाना मुश्किल है, स्थानांतरित करना उनका संभव नहीं है। तो ऐसे मामलों में भी ऐसे मूल साक्ष्यों की, मूल दस्तावेजों की जगह उनकी द्वितीय जो प्रति है, द्वितीय साक्ष्य जो है उसके अंतर्गत जो दस्तावेज साक्ष्य का जो द्वितीयक साक्ष्य है वहाँ मान्य किया जाएगा। अगला कह रहा है कि जबकि कोई लोक दस्तावेज है, तो हमने कहा कि लोक दस्तावेजें हैं और धारा 66 के अनुसार ऐसी लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ही मान्य होती हैं। उनको आप प्रमाणित प्रति आप देंगे उस दस्तावेज की, तो वह, क्योंकि लोक दस्तावेजें वो सरकार के कब्जे में रहती हैं, अधिकारियों के कब्जे में रहती हैं, उनकी जो प्रमाणित प्रतियां होती हैं वो द्वितीय साक्ष्य के रूप में मान्य होती हैं और वह प्रमाणित प्रतियां ही उनकी मान्य होती हैं और कोई प्रकार की उनका द्वितीयक साक्ष्य मान्य नहीं होता है। अगला कह रहा है च खंड की मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति साक्ष्य देने के लिए किसी न किसी कानून द्वारा मान्य है। तो अगर कोई देश में किसी भी कानून के अंतर्गत ऐसा अगर किसी साक्ष्य के बारे में कहा गया है कि ऐसे साक्ष्य के द्वितीय प्रति भी वहाँ पर मानी जा सकती है, साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकती है, तो ऐसे किसी भी साक्ष्य जिसको मान्यता दी गई है किसी कानून के द्वारा, तो उसका द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। और 6 खंड कहता है कि जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या मतलब कई प्रकार के दस्तावेजों से मिलकर बना हुआ है, तो उन तथ्यों के बारे में जो है कोई भी व्यक्ति जो है उसका परीक्षा करके, धारा 66 उन मामलों से संबंधित है, जैसे धारा 65 का खंड का कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कहा गया है कि वह प्रस्तुत करे साक्ष्य को, दस्तावेज का, और वह प्रस्तुत नहीं करता है मूल दस्तावेज, तो ऐसी स्थिति में द्वितीयक साक्ष्य तब दिया जा सकता है जब उसे ऐसा स्पष्ट रूप से सूचना दी गई हो प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेज को न्यायालय में, और वह प्रस्तुत नहीं करता, तब आप जो है जो जिस पक्षकार को जो है साबित करना है तथ्य को दस्तावेज के द्वारा, तो मूल के प्रति की जगह द्वितीयक प्रति से को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन कुछ आपवादिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें उस पक्षकार को जिसे प्रस्तुत करना है मूल दस्तावेज, वह उसे प्रस्तुत करने के लिए सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती, बिना उसे सूचना दिए भी द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत किया जा सकता है। और ऐसी ही अपवादिक परिस्थितियों का वर्णन धारा 66 में किया गया है। तो पहली परिस्थिति जो धारा 66 में बताई गई है, जब सूचना की आवश्यकता सूचना दिए बिना भी द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत किया जा सकता है, वह है कि जब वह मूल दस्तावेज स्वयं एक लोक सूचना हो, तो वहाँ पर कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है और द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। दूसरा है कि जहाँ प्रतिपक्षी के मामले की प्रकृति यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की अपेक्षा की जाएगी, जहाँ वह जानता हो, जिसके पास वह प्राथमिक दस्तावेज है और वह जानता है कि हमें तो यह प्रस्तुत करना ही है, फिर भी वो प्रस्तुत नहीं करता, तो उसे सूचित करने की आवश्यकता सूचित नहीं है और द्वितीयक साक्ष्य उस प्रति का दिया जा सकता है। तीसरी परिस्थिति है कि जहाँ देखा गया है कि कब्जा जो दूसरा पक्षकार है, प्रतिपक्षी है, वह उसने जो है ज़बरदस्ती कब्जा प्राप्त किया है मूल प्रति पर, या कपट के द्वारा कब्जा प्राप्त किया है, तो भी उसे सूचना देने की आवश्यकता नहीं है और
द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है न्यायालय में। अगली जो परिस्थिति जो चौथी बताई गई है कि उसकी जो मूल दस्तावेज है वह न्यायालय में ही प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास हो, तब भी उसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं है और द्वितीयक साक्ष्य वहाँ पर दिया जा सकता है। पांचवी परिस्थिति वह धारा 66 के अंतर बताई गई है जहाँ की प्रतिपक्षी ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह खो गई है या उसके अभिकर्ता ने भी स्वीकार कर लिया हो कि मूल दस्तावेज खो गया है, तब भी वहाँ पर द्वितीयक साक्ष्य को मान्यता प्रस्तुत किया जा सकता है न्यायालय में। और छठवां वह स्थिति बताई गई है कि जहाँ पर दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अधीन नहीं है, अर्थात हम उसने जिस न्यायालय के समक्ष दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत करना है वह उसकी पहुंच के बाहर, उसके आदेशों के पहुंच के बाहर वह मूल दस्तावेज पहुंच गई है, तो भी वहाँ पर सूचना देना आवश्यक नहीं है। जैसा पूर्व में हमने विदेश वगैरह दस्तावेज के चले जाने का वर्णन किया है, इस परिस्थिति में वहाँ पर द्वितीय साक्ष्य बिना सूचना के भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से दस्तावेजी साक्ष्य और उसे कब प्राथमिक साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा कब दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाएगा, इन सब के बारे में धारा 61 से लेकर 66 तक का वर्णन इस वीडियो में हुआ। धन्यवाद।